अपनी बड़ी बहन को जैसे तैसे मैंने मना तो लिया, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए था उस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब बेहद गहरी हो गई, बरसात का मौसम तो था ही, बस क्या था, बादल गरजे और बरसात भी शुरू हो गई। मेरा दिल बैठ गया जैसे ही बरसात की आवाज़ें सुनी। दीदी तो सो चुकी थी, मेरी तो अब तबीयत भी कुछ खास नहीं रहती। 2 दिन से सो ही नहीं पाई और आज भी। मुझसे अब रहा भी नहीं गया और चली गई, कदमों को संभालते हुए, बिना किसी आवाज़ आहट के बालकनी में जाके खड़ी हो गई। आंखों ने एक चेहरा ढूंढना चाहा, मगर कुछ भी नहीं दिखा। शायद वो जा चुका था। हाँ, मेरी सांसों में सांसें आई। शुक्र है जो चला गया, वरना यहाँ रहता तो मेरी भी जान खाता और खुद की तो खा ही रहा था। मेरे चेहरे पर सुकून सा आ गया और मैं मुड़कर जाने लगी। आंखों पे आंखें रख दे, सांसों पे सांसें रख दे, होठों को खामोशी दे, जिस्मों पे बातें रख दे। ये यही है, इस बरसात में भी कुछ कदम दूर पर पेड़ की छांव में खड़ा, भीगा हुआ, नजरें झुकाए। वो नजरें क्यों झुकाए रहता है? लफंगा है तो नजरें उठाकर घूरे। हाँ, ये कैसी अदाएं हैं जो मुझे खा रही है? हाँ, उसे ऐसी हालत में देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। नंगे पैर, वो फटे हुए कपड़े जो कि अब गीले भी हो चुके थे, खुद को समेटे। जाने वो बेवकूफ क्या लेना चाहता है, कुछ बोलता भी तो नहीं। क्या क्या लेने का है वो? मेरी तो कुछ समझ नहीं। कुछ देर पहले जो सुकून, जो राहत मेरे चेहरे पर आई थी, वो इतनी जल्दी गायब हो गई। चाह कर भी नहीं छोड़ सकती मैं उसे इस हालत में, चाह कर भी नहीं। दबे पांव, हाथ में छाता ले बाहर निकल गई। वो अब मेरे सामने ही था, पर मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। नजरें झुकी हुई ही थी। मेरी रूह कांप कर ही रह गई। कैसे बढ़ाऊं उस तक अपने कदम? इतनी सी उम्र में ये कैसा जोग लेकर खड़ा है मेरी दहलीज पर, कुछ जवाब ही नहीं देता। क्या करती, हौसला बांधकर उस तक आखिर चली ही गई। आगे आ तेरे नजर करम दी कर दे,
है इस तरह? हाँ? देख, मुझे आजमाना बंद कर और जहां से तू आया है ना, वहीं चला जा। क्यों रुका हुआ है यहाँ? चला क्यों नहीं जाता? खुदा के वास्ते बख्श दे मुझे, बख्श दे। मेरी दहलीज पर ऐसे ही पड़ा रहा तो उस मालिक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ? मान जा, कैसी जिद है तेरी? क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? क्यों? मेरा ज़मीर फट जाएगा। ऐसा मत कर। चला जा, चला जा, चला जा। चला जा। उसके सामने तो मैंने हाथ भी जोड़े थे, सर झुकाकर उसे रुखसती देनी चाही, मगर कोई फायदा नहीं। मैं वापस थक हार कर छाता वहीं रख चली गई। जाते हुए भी मैंने पलट कर देखा। कम बखत ने अब भी आंखें नीचे की हुई थी। क्यों क्यों नहीं देखता मेरी तरफ? क्यों नहीं? मुझे गुर्बत अपनी अता कर, जरा इश्क में अपने फना कर, कभी हो न जुदा ये दुआ कर, ऐ इश्क़े जान। नींद तो मेरी उड़ ही चुकी थी। सुबह होते ही मैं भागकर दोबारा दहलीज लांग गई, मगर अब वो कहीं नहीं था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, शाम से लेकर पूरी रात गुजार कर ये सवेरे सवेरे आखिर चला कहाँ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी दहलीज को अपना घर समझकर आता है। शायद ऐसा ही है। अब उसके भीतर क्या है मुझे तो नहीं पता। मैं समझ भी नहीं सकती उसे। शाम जैसे ही हुई वो फिर आकर बैठ गया। अब मैं समझ चुकी थी कि वो सुबह सुबह कहीं तो जाता है, मगर कहाँ, ये जानने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं नहीं जानना चाहती उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि मैं उसे जितना जानना चाहती हूँ मुझे उतनी ही तकलीफ होती है। इसलिए मैंने जाने दिया, नहीं कोशिश की उसके बारे में जानने की। सभी मोहल्ले वाले अब उसे कुछ कहते भी नहीं। रोज रोज का काम था उसका, और अब तो ऐसा लगता था कि वो अपने ही घर आया है रात गुजारने। क्या उसका कोई घर नहीं जो मेरी दहलीज पर रात बिताने आता है? 2 हफ्ते बीत गए। अब तो जैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी आदत सी हो गई उसकी। उसे घर के भीतर नहीं रख सकती थी, कैसे रख लेती एक अनजान को, वो भी इतनी सी उम्र। घर में तो हमारे मैं और मेरी बहन ही है, कोई बुजुर्ग भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि एक लड़के को हमने पनाह दी अपने घर में, किस रिश्ते से और क्यों? बस यही अटका रह गया सब। मैंने एनजीओ वालों को भी बुलाया, पर वो उन्हें देख भाग गया। मतलब वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। किसी भी महफूज जगह अगर मैं उसे भेजना भी चाहूँ तो भी वो कहीं भाग जाता या कुछ और हो जाता, लेकिन वो अपना रुख मेरी दहलीज से मोड़ना ही नहीं चाहता था। और अब तो पड़ोस के लोग उसे खाना भी देने लगे। एक रात मैंने देख लिया कि उसे
पास ही रह रही एक औरत ने कुछ खाने का दिया शायद। मैं बालकनी से देख रही थी और जल्दी से दौड़कर नीचे आई और उस लड़के के हाथ से उसे छीन कर देखी, क्योंकि वो मुझे देता तो नहीं। मैंने छीन कर देखा कि उस औरत ने उसे बासी बासी रोटियां दी थी। रोटियां भी ऐसी कि सूखकर पापड़ हो चुकी थी। बस सूखी बासी रोटी देकर गई थी वो। क्या वो इंसान नहीं, कोई जानवर है? बड़े बड़े घर और बासिया रोटी थमा कर गए उसे, और वो खा भी लेता था। अब भी खा रहा था वो। मैं नहीं छीनती तो मुझे कहाँ ही पता चलता। ये ऐसी रोटियां तुम्हारी हलक से उतर कैसे जाती है? हाँ, देने वाले को शर्म नहीं आई तो तुम भी खा रहे हो? तुम्हें भी नहीं आई? रुको, मैं अभी से बताती हूँ। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और बासी रोटी देकर गई है तुझे। रुक, मैं इसे बता कर आती हूँ। अपने आप को समझती क्या है ये? इसके पूरे खानदान को मैं खरीद लूंगी अभी। रुक तू। उबलता हुआ खून मेरा कि मैं उस औरत के घर जाने लगी, पर पीछे से उसने मेरे दुपट्टे का कोना पकड़ लिया। मैं ठहर गई और पीछे उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखी कि शायद वो मेरी आंखों में देखेगा, झांकेगा मेरी ओर। ये उम्मीद भी टूट गई। उसने आंखें अब भी नीचे की हुई थी। दरअसल वो अब किसी की तरफ आंखें नहीं करता था, सिर्फ नीचे जमीन को देखता रहता था। क्या मेरी एक बात उसे इतनी लग गई कि वो नजरें उठाना ही भूल बैठा? मेरा आंचल पकड़ उसने मुझे रोक तो लिया, पर अब शायद मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। बस उसी दिन से मैंने उसे अपनी दहलीज पर ही खाना देना शुरू कर दिया। अब तो 4 महीने बीत गए। जाड़े का मौसम अपनी ऊंचाइयों पर था। ठंड की छुट्टियां मिलने पर मेरी माँ ने फोन कर हमें बुलाया कि हम घूम आए। बहुत वक्त हो गया था उनसे मिले। मेरी दीदी ने जाने की तैयारी भी शुरू कर दी, पर मैं कैसे जा सकती हूँ उसे छोड़, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए। मेरी बहन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी यहाँ, पर मैं नहीं जा सकती। ये बात अब मैं उसे कैसे कहूँ? दीदी वो मेरा ना बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है और मैं अभी नहीं जा सकती, तो मैं बाद में ही जाऊंगी। आप चली जाओ। ओए, तू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? और एग्ज़ाम वो तो शायद अभी नहीं होने वाले ना? सुन, तू सच बता, उस लड़के के लिए रुक रही है ना, कि वो भूखा ना रह जाए? दीदी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ ज्यादा सोच रही हो। सच में मेरे एग्जाम है। एक हमेशा ही तो कहती हूँ, तुझ में तजुर्बा ज्यादा है, तू अपना भला समझ सकती है। तुझ पर दबाव नहीं डालूंगी, पर एक बार सोचना जरूर कि जो ये तेरे दिल में है वो सिर्फ रहम ही है ना? उसकी उम्र क्या है और दीवारें क्या है, हमेशा याद रखना, भूलना मत। ये क्या कह रही हो? मुझे उससे कुछ भी नहीं है मुझे उससे। खुदा करे ऐसा ही हो।
चल, मैं जिद नहीं करूंगी, तू अपने फैसले ले सकती है। मेरी बहन मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। पर इस बार वो मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रही थी? क्या उस दहलीज पर बैठे बंजारे के भरोसे? मेरी बहन सुबह ही घर के लिए निकल गई और यहाँ जैसे ही शाम हुई वो दोबारा आ गया। मैंने आज खाने में बहुत सारी खास चीजें बनाई। खाना बनते ही मैंने प्लेट में सब कुछ सजाया और उस लड़के के पास ले गई। उसने बिना नजरें उठाए वो मुझसे ले लिया और खाने लगा। मैं आज उसके बगल में ही बैठना चाहती हूँ क्योंकि कोई रोकने वाला तो नहीं है मुझे। जैसे ही मैं उसके बगल में बैठने लगी वो हड़बड़ा गया और खाने से भरी थाली को किनारे रख वो धूल भरी जमीन को अपने हाथों से साफ करने लगा। और वो इतनी शिद्दत से साफ कर रहा था उस जमीन को कि मैं बस उसे देखती रह गई। जैसे ही उसने पूरी जमीन साफ कर दी मैं उसके बगल बैठ गई। पानी का जग मेरे हाथ में था, उसी के लिए लेकर आई थी। वो उन्हीं धूल भरे हाथों से दोबारा थाली पकड़ खाने को हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? इतनी गंदी जमीन अभी साफ की तुमने और खाने लगे इन्हीं हाथों से? हाँ, लाओ हाथ धो, चलो आगे करो, हाथ लाओ, मैं धुलाती हूँ, लाओ बढ़ाओ हाथ। उसकी नजरें अब भी नीचे ही थी पर मेरी निगाहें उस पर ही टिकी रही। मैंने उसके हाथ धुलाए और वो खाने लगा। कितना मासूम लगता है खाते वक्त। नहीं, हर वक्त लगता है मासूम, तो वो हर वक्त लगता है। जब तक वो खाता रहा मैं उसे देखती रही। उसके बदन पर एक पतला सा शॉल था जो कि काफी पुराना लग रहा था। ठंड का मौसम था। वो कैसे काटता होगा अपनी रात ऐसे खुले में। खाना खिलाकर मैं अंदर आ गई सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मैं दहलीज की उस तरफ ही टिककर खुले में बैठ गई, अंदर की तरफ, और वो बाहर था। और अब उसके और मेरे दरमियां सिर्फ एक दीवार ही थी। वो सरसराती ठंडी हवाएं अब मुझे चीरने लगी। कुछ घंटे में ही मेरे होंठ कांपने लगे, शरीर ठंडा सा पड़ने लगा। मैंने अब हिम्मत की और दहलीज के बाहर बैठे उस लड़के को देखा। वो अपने आप को समेटे जा रहा था मगर समेट नहीं पा रहा था। उस पुराने शॉल के अंदर समाना चाह रहा था पर कहाँ समेट पाएगी उसे वो। उसे छांव की जरूरत है, घर की जरूरत है। मेरी आंखें उसे छुप छुप कर देखे जा रही थी। चाह कर भी मैं भीतर नहीं जा पा रही थी। पर आखिर इंसानी जिस्म ठंड के मारे मैं अंदर भाग गई और रजाई में घुस गई। और घुसते ही पता नहीं कब वक्त मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं उसे एक कंबल तो दे ही सकती थी। उसकी न जाने रात कैसे गुजरी होगी।
मैं बेवकूफ। पर मैंने भी तो नहीं कहा उसे इस तरह रात गुजारने को। जाए और कहीं किसी अच्छी जगह में रहे, किसी छांव में रहे। मेरे घर के दरवाजे में क्या रखा है न जाने बैठा रहता है ये। यूं ही दिन बीतते रहे और आज बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही ठंड थी बाहर। गली के कुत्ते भी पता नहीं कहाँ जाकर दुबके हुए थे, मगर ये मलंगा वहीं बैठा था। शाम को करीब 8 बजे मेरा दिल दरगाह जाने को कर रहा था। मैंने अपना काला बुर्का पहना और खुद को ढककर पैदल ही जाने लगी दरगाह। ज्यादा दूर नहीं था, करीब 1 किलोमीटर से थोड़ी कम दूर पर था। मैं जैसे ही थोड़ी दूर पहुंची, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई रात को तो सड़कें कितनी सुनसान है अभी। इतनी ठंड में कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता। घबराकर मैं जैसे ही पलटी, ये कोई और नहीं, वही था। मेरे पीछे पीछे क्यों चला आया? मुझसे महज 4 कदम की दूरी बनाए रखा था उसने। शायद वो रात में मुझे अकेला जाता देख महफूज रखने चला आया, और अब जो बचा कुचा रात में जाने का डर था वो गायब हो गया। आखिर उसका साया जो मेरी हिफाजत में था। मैं दरगाह के भीतर गई और वो बाहर ही ठहर गया। उसकी नजरें नीचे थी। मैं उसे देख अंदर चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दरगाह से बाहर निकल मैंने देखा कि जिस जगह मैं उसे छोड़ भीतर गई थी वो वहीं पर ही खड़ा था। मैं सीधा उसके करीब गई और उसके गले में मैंने अपने इन्हीं हाथों से तावीज बांध दी। इस बीच भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसी तरह मेरे पीछे 4 कदमों की दूरी पर मुझे महफूज रखता वो घर तक ले आया। मैं भीतर जाने लगी और वो अपनी जगह पर बैठ गया जहां वो हमेशा बैठता है। मेरे कदम भीतर जाने के पहले ही ठहर गए। मेरा दिल इतनी आवाजें करने लगा, सांसें मेरे काबू से बाहर हो गई। उसकी तरफ मैंने नजरें घुमाई। उसका मासूम चेहरा मुझे एक बार फिर खाली कर गया। बस मैं उस वक्त सब भूल गई। समाज, दुनियादारी, रिवाजें सब, और उसकी कलाई जोर से पकड़
उसे खींचकर भीतर ले आई। ये पहली बार था जब उसने दहलीज पार की हो। उसने कभी खुद नहीं किया, मैंने कराया। उसे खींचते हुए भीतर ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया मैंने, और अपना हिजाब हटाया। अब भी नजरें नीचे है तुम्हारी। शायद इसीलिए तो डेरा डाले मेरी दहलीज नहीं छोड़ रहे तुम। मैं चाहकर भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारी जो भी जिद है, जो भी, मैं पूरी करूंगी। बस तुम यहाँ से चले जाना। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, लो, आज सब है। ना कोई दीवार, ना ही कोई पर्दा, कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ देखो, देखो ना, नजरें मत चुराओ। कितना करीब आना चाहते हो? आओ, कितना करीब आना चाहते हो? आओ, मैं हूँ, छुओ मुझे। हाँ, आओ ना। मेरी तरफ देखो मलंगे, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। देखो ना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वरना मैं तबाह हो जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, नजरें मत चुराओ। मेरी तरफ देखो, आंखों पे आंखें रख दे, सांसों पे सांसें रख दे, होठों को खामोशी दे, जिस्मों पे बातें रख दे। मेरे लफ्जों की तू ही जुबान है, मेरे सजदों में तू ही निहां है। मैं बदन, तू बदन की जान है, ऐ इश्क जान। जिस आग में उसे भीतर लेकर आई थी, उस आग पर उसकी नजरों ने माटी डाल दी। पहली दफा उसने आग जलाई थी और मैंने माटी की ठंडक दिखाई थी उसे। आज मेरी आग पर वो माटी डाल गया। मेरे पास लफ्ज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं बयां करूं। उसकी निगाहों में मैंने ऐसा क्या देखा? मेरे पास कोई लफ्ज नहीं, मैं खाली हो चुकी हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं। सबसे परे उसकी आंखों को पहचानना नामुमकिन, नामुमकिन। जिस कलाई को पकड़ खींचते हुए उसे भीतर लाई, वही कलाई पकड़ मैंने उसे बाहर कर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। शायद मैं उस वक्त बेहोश हो गई थी, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मैं उसी दरवाजे के पास ही पड़ी थी, उसी बंद दरवाजे के पास, जमीन पर। बाहर निकली तो वो जा चुका था।
मगर मेरे जहन में यही सवाल था कि क्या वो दोबारा आएगा पिछली रात के बाद? क्या वो आएगा? हाँ, वो आया और मैंने उसे खाना भी दिया, पर उसकी नजरें पहले की तरह ही झुकी हुई थी। शुक्र है झुकी ही रहे, ये मुझे बर्बाद कर जाती है। 2 हफ्ते बीत गए और मेरी बड़ी बहन भी घर से होकर आ गई। दिन पर दिन बीतते रहे और आज मैं ये सब लिख रही हूँ। वो अब भी मेरी दहलीज पर ही है, बाहर है। 1 साल हो गए। जो भी अभी तक मैंने लिखा वो 1 साल के भीतर ही है। मेरे दिल में उठता उफान बस ये कागज ही समेट सकती है। किससे कहूँ आखिर, कौन समझेगा? मुझे नहीं लगता कोई समझेगा, और अगर कोई समझना चाहे तो वो इसे पढ़कर शायद समझ जाए, पर मुझे किसी को समझाना नहीं है। हमेशा से मेरा एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा लिख जाऊं जो, पर अब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई ख्वाहिश ही नहीं बची, कोई ख्वाहिश नहीं बची। और अब से हर दिन उसकी बातें लिखा करूंगी, उसकी बातें हर दिन। सोच रही हूँ आज उसका पीछा करूं। कहाँ रहता है, क्या करता है? दिन भर सवेरे सवेरे यहाँ से जाकर न जाने ऐसा क्या ही करता होगा। पहले जानने का तो कोई शौक नहीं था। शौक नहीं, पहले जानने की तो कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, मगर अब जानना चाहती हूँ। देखती हूँ, आकर लिखूंगी। बस यहीं तक थी उनकी लिखी डायरी। अरे अरे मिस तहवान, आप ऐसा तो ना करिए हमारे साथ। अब हम सबका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। हमें जानना है कि आखिर हुआ क्या। बताइए ना प्लीज। जी मैंने तो आप सबको वो लिखी डायरी बताई है। उस तारीख के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा ना कहिए, हम तड़प जाएंगे। पूरी बात तो सुनिए। यहाँ तक तो डायरी थी। इस डायरी को किताब बनाकर जिन्होंने पब्लिश की है वो कोई और नहीं, उनकी बड़ी बहन शाहीन है। और उन्होंने इसके आगे की बात तो बताई है। तो देर किस बात की है, प्लीज बताइए। तो हुआ कुछ यूं कि इस डायरी में जब लिखा गया कि वो आज उस लड़के का पीछा करेगी जो उसकी दहलीज पर हर शाम से लेकर पूरी रात गुजार कर जाता है, वो दिन में आखिर कहाँ रहता है। उनकी बहन ने किताब में लिखा कि जब वो उस लड़के का पीछा करने गई तब वो बड़ी चाह लेकर गई थी, और फिर न जाने उसने क्या देखा कि वो वहां से खामोश होकर आई, एकदम गूंगी बनकर। मैंने यानी उसकी बड़ी बहन शाहीन ने पूछा कि क्या हुआ, तू इतनी खामोश क्यों है? तू तो उसका पीछा करने गई थी ना, है ना? बोल क्या हुआ?
ऐसे क्यों है? अब बोलने की कुछ। क्या हुआ? बोलना यार, मुझे घबराहट हो रही है, बता तो क्या हुआ? बोल रही है कि नहीं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ बोलेगी? प्लीज कुछ बोल, ऐसे खामोश मत बनी रहे। तू वहां से अपनी जबान बेच कर आ गई है क्या? क्या हो गया तेरे को? तू ऐसे खामोश मत रहे, बोलना क्या हुआ? हाँ, मुझे बता सकती है जो भी हुआ होगा यार। तू ऐसे चुप क्यों है? प्लीज ऐसे चुप मत रहे। गूंगी बन कर आई कि अपनी जबान बेच कर आई है क्या? बोलना कुछ। वो शमशान में मुर्दे जलाता है। मैंने देखा। छोटू आ गया तू। जा, कुछ चिताएं जल रही है वहां पे, उन्हें देख लेना, ठीक है? आधी जली न रह जाए। और मैं आता हूँ बाहर से अभी, ठीक है? संभाल लेना बाकी सब। क्या समझ नहीं आया? फिर से कर। हाँ हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। जाने ऐसी कौन सी जगह मिल गई तुझे भी। पहले ही सही था, हर रात यहाँ की पहरेदारी भी हो जाती थी। हाँ, कोई नहीं, ले लेना चाहते वक्त। कितने चाहिए? 100 रुपए? अच्छा ठीक है, ले लेना। अब जा काम कर। वो कुछ नहीं बोल सकता, ना उसका कोई। हर बार हर बार मैंने उससे शिकायत की। उसकी खामोशी उसकी खामोशी तो जिंदगी भर की है। क्या इतनी तकलीफ में है वो, परिंदे की तरह बेज़बान? उसका दर्द उसका दर्द मैं नहीं जान सकती। शाहीन, मैं उसका दर्द नहीं जान सकती। नहीं जान सकती मैं उसका दर्द। मुझे उसे सुनना है। वो क्यों मेरी दहलीज पर अटका रहा इतनी देर? मुझे उसे सुनना है। उसकी क्या ख्वाहिश है मुझे जानना है शाहीन। मुझे उसे सुनना है। मुझे उसे शांत हो सुनना जा, है। संभाल अपने आप को। शांत हो मुझे जा। उसे सुनना है। मुझे उसे सुनना है शायद। मुझे उसे सुना दे। कोई मुझे उसे सुना दे। मुझे उसे सुनना है। मैं नहीं रह सकती उसे बिना सुने। वो बोल क्यों नहीं सकता? वो बोलेगा। मुझे उसे सुनना है। नहीं, वो शांत नहीं रह सकता। अब तक मैंने इंतजार किया कोई वो कुछ बोलेगा, कभी तो कुछ बोलेगा, अपना दिल मेरे सामने खोलेगा। मुझे नहीं पता था कि वो कभी कुछ बोल नहीं सकता। मुझे उसे सुनना है। नहीं रह सकती। मुझे उसे सुनना है। मुझे उसे कुछ सुना दे। मुझे उसे कुछ सुना दे। मुझे हाँ, इतनी पागल क्यों हो रही है? इन 2 सालों में ऐसा कौन सा लगाव हो गया तुझे? हाँ, वो परिंदा याद है ना, कबूतर? वो तेरी दहलीज से दूर था, तू खुद उसे लेकर आई थी, फिर भी तुझे लगाव नहीं हुआ उससे। और वो लड़का तो खुद तेरी दहलीज पर आया और बैठा रहा। तूने तो नहीं बुलाया ना उसे, तो फिर तुझे इतना लगाव उससे कैसे हो गया? 2 सालों में क्या खुदा मान बैठी तू उसे? दो 2 साल? मैं तो 2 पलों में ही खुद को हार बैठी थी। इतनी सी साजिश कर ले, दुनिया से रंजिश कर ले, एक दिल में धड़के दो दिल, इतनी तो गुंजाइश कर ले। कभी समझ नहीं आया, कभी समझ नहीं आया। शाहीन, शाहीन, मुझे उसे सुनना है।
मुझे उसे सुना दे, मुझे उसे कोई सुना दे, मुझे मुझे उसकी खामोशी खा जाए, मुझे उसकी खामोशी खा जाए, मुझे उसे कोई खुदा के वास्ते सुना दे, खुदा के वास्ते कोई मुझे उसे सुना दे। मैं नहीं रह पाऊंगी बिना उसे सुने, नहीं रह पाऊंगी मैं, मुझे उसे सुनना है। मैं उसे सुने बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। मैं न जिंदा रह पाऊंगी न मर पाऊंगी, मुझे उसे सुना दे कोई। मुझे उसे सुना दे, मुझे उसे मुझे मुझे उसे सुनना है, मुझे उसे सुनना है, मुझे उसे सुना दे कोई, मुझे उसे सुना दे कोई, मुझे उसे सुनना मुझे चीखते चीखते वो बेहोश हो गई। मैं शाहीन, मैंने उसे संभाला और अंदर उसे लिटाकर उसके पास ही बैठ गई। दवा की जरूरत नहीं थी उसे, जो मैं डॉक्टर बुलाती। मैंने दुआ की और शायद ये दुआ उस खुदा ने ना मंजूर कर दी। शाम होते ही दहलीज पर आकर बैठ जाने वाला वो मलंगा दिखाई नहीं दिया। शाम से रात हो गई। मेरा भी दिल अब भारी सा हो गया। क्या जवाब दूंगी मैं उसे कि जिसे वो सुनना चाहती है? उसकी तो परछाई भी आज दिखाई नहीं दे रही। अचानक उसे होश आ गया और वो फौरन दहलीज ताकने भाग गई और उसे वहां ना पाकर पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढने लगी। तभी मेरी नजर उस कोने पर पड़ी जहां वो बैठा रहता था। ईंट के टुकड़े से वहां कुछ नक्श बना हुआ था, कुछ चित्र। मैं भी उसे नहीं समझ पाई। मेरी बहन, वो तो उसे ढूंढे जा रही थी, पेड़ के पीछे ढूंढ रही थी। पता नहीं पेड़ के पीछे क्या होगा, पेड़ के पीछे, पेड़ के ऊपर, किसी भी कोने में जा जाके उसे ढूंढ रही थी। मैंने उसे आवाज लगाई कि देख यहाँ कुछ है, तो वो भाग कर आई और उसे देखते ही वो भाग गई। पता नहीं कहाँ भाग गई। उस नक्श को समझना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था, पर शायद उसे समझ आ गया था। उस नक्श में एक लड़का था और एक तरफ गड्ढा खुदा हुआ था और एक तरफ आग जल रही थी। उस गड्ढे के पास वो लड़की बैठी थी और वो लड़का उस गड्ढे में। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो हर एक बात साफ हो गई। मुझे कुछ खास तो पता नहीं, पर शायद उस लड़के ने जाने अनजाने उस दिन की सारी बातें सुन ली कि किस तरह वो उसकी खामोशी से परेशान है और वो उसे सुनना चाहती है, तड़प रही है उसे सुनने के लिए। वो खुद को संभाल नहीं पा रही। तो हो सकता है वो उसे आजाद कर गया हो अपनी ख्वाहिशों से, क्योंकि वो बार बार चीख रही थी
कि वो मेरी दहलीज पर बैठा क्यों था, मुझे जानना है। हो सकता है वो उसे आजाद कर गया हो अपनी ख्वाहिशों से, अपना जवाब देकर कि वो अब तक क्यों बैठा रहा उस दहलीज पर। इश्क, मोहब्बत, प्यार या कोई और भी नाम देना नामुमकिन है, नामुमकिन। और आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस दिन के बाद न मैंने अपनी बहन को देखा, ना ही उस लड़के को। वो कभी वापस नहीं आई। मैंने बहुत खोजा, सब कुछ करके देख लिया, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। वो मुझे नहीं मिली। मैंने मेरे बहन को नहीं मिली मुझे वो।